हेलो एवरीवन। हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, ऑल दी स्मार्ट किड्स आउट देयर। कैसे हैं सारे के सारे? ऑल गुड। पढ़ाई हो रही है, सबकी प्रेजेंट 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 आने लग जाती है। वेरी गुड। एक बच्चे का कमेंट मैंने पढ़ा था, सर मैं प्रेजेंट तो हूँ लेकिन मैं लेक्चर सुबह देखूंगा। बड़ा फनी कमेंट लगा मेरे को वो, कि लेक्चर सुबह देखूंगा। कोई बात नहीं, जैसे भी टाइम मैनेजमेंट करना है लेकिन टाइम को डिसिप्लिन में मैनेज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आज कभी वीडियो चल रही है, एक दिन कभी अगले दिन वीडियो चल रही है। जो भी प्लानर बनाया है तुमने अपने लिए, उस प्लानर को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। टाइम टेबल फॉलो करना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चीज होती है, बट अगर उस एक बार एक डिफिकल्ट टास्क को आप पूरा कर लोगे तो फिर आगे की सारी चीजें विल ऑटोमेटिकली विल बिकम ईजियर। ठीक है, तो कोशिश करो जो भी टाइम टेबल तुम बना रहे हो, जो भी तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ये नहीं कि सर हमसे तो हो नहीं पा रहा। तुमसे नहीं हो पाएगा फिर और कौन करेगा? तुम्हारे लिए तो कोई और कर नहीं सकता है काम, तुम्हें ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो विद दिस नोट एक बार लास्ट क्लास देख लो फटाफट अपनी। आज कोई ज्ञान नहीं है ज्यादा तुम्हारे लिए, कल हमने ज्ञान पढ़ लिया था ना बहुत। आज कोई ज्ञान नहीं है ज्यादा। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मॉर्गन साहब नाम के साइंटिस्ट थे। T.H. मॉर्गन नाम था उनका, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थे। और हमने कहा था he gave experimental verification of chromosomal theory of inheritance। किस तरीके से क्रोमोसोम के वेरिएशन से इनहेरिटेंस में वेरिएशन आता है, ये चीज उन्होंने अपने ड्रोजोफिला को यूज करके, डायहाइब्रिड क्रॉस कराए 3 कैरेक्टर्स यूज करके, और उन्होंने ये चीज प्रूव कर दी थी। हमने कहा था कि जो हमने क्रॉसेस बनाए हैं, उस क्रॉस को देख के आपको लगता है कि भाई सारे पेरेंटल और सारे रिकॉम्बिनेंट 50-50 होने चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा था कि असली में प्रोपोर्शन क्या आया। अगर हम जीन वाई और जीन डब्ल्यू की बात कर रहे थे तो वहां पे 98.7% पेरेंटल, 1.3% करेक्ट, 1.3% वहां पे सिर्फ आए थे रिकॉम्बिनेंट। और जब उन्होंने जीन डब्ल्यू और जीन एम के बीच में काम कराया, जब उन्होंने आई कलर और विंग टाइप के लिए डायहाइब्रिड क्रॉसेस कराए, तो पेरेंटल टाइप जो F2 में आए वो 62.8% और रिकॉम्बिनेंट हो गए थे 37.2%। तो हमने कहा उसके बेसिस पर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लिंकेज का, कि एक क्रोमोसोम पर 2 जीन्स अगर बहुत पास हैं तो लिंकेज ज्यादा, रिकॉम्बिनेंट कम। उसी क्रोमोसोम पे जीन्स दूर दूर है तो लिंकेज कम हो रही है, एब्सेंट नहीं, कम हो रही है, और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। उन्होंने सिंपल मैथमेटिक्स करी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का लॉजिक दिया कि कितने रिकॉम्बिनेंट है, कितने बच्चे हैं, है ना। एक न्यूमेरिकल भी हमने देखा था जिसमें मेरी मैथमेटिकल एरर हो गई थी, तो तुम्हें पता चल चुका है ना कि क्यों मेंडल का काम समझ में नहीं आया था, है ना। बायोलॉजिस्ट की मैथ्स हिल चुकी होती है कुछ टाइम बाद। ठीक, तो सेम चीज हमने कहा कि भाई टोटल कुछ 600 बच्चे थे, रिकॉम्बिनेंट्स टोटल बच्चे कुछ 2400 के करीब थे, तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज निकाल सकते हैं। उनके स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टर्टेवांट ने क्या किया था काम, उन्होंने उन परसेंटेज को यूज करके क्रोमोसोम्स पे जीन्स को मैप किया, उनको प्लॉट कर दिया। तो जेनेटिक मैप का कॉन्सेप्ट क्रोमोसोमल मैपिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। कुछ न्यूमेरिकल उसमें भी किए थे कि जो सबसे दूर होते हैं जीन उनको पहले लिख दो, फिर जो पास लग रहे हैं उनको लिख दो, और फिर बस नॉर्मल मैथमेटिक्स से चेक कर लो कि क्या सारी परसेंटेजेस या सारे डिस्टेंस मैच कर रहे हैं या नहीं। तो इतना काम लास्ट क्लास में किया था। जब भी मैं तुम्हें ऐसे रिवीजन कराता हूं तो साथ साथ तुरंत नोट्स को देखना चाहिए, और नोट्स नहीं देख रहे तो तुम्हारी रिवीजन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तुम्हारे मन में सब चलने लग जाना चाहिए। ठीक है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। सारे बच्चे इसी तरीके से काम करके आगे बढ़ते हैं, अपने अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं, तुम भी जा सकते हो। लेकिन अगर तुम कहोगे कि हमसे मेहनत ही नहीं हो सकती, फिर तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। मेहनत तो तुम्हें ही करनी है, और हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है। किसी की कम मेहनत में काम हो जाएगा, किसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत तो करनी ही करनी है। ठीक, तो आज बहुत टाइम बाद मैं ये चीज बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। योर अग्रिम सर वेलकम्स यू टू योर द्रोणा बैच फॉर लेक्चर नंबर 8 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमारे जेनेटिक्स का आज हम 8th लेक्चर पे पहुंच चुके हैं,
और इस 8th लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, कि कैसे साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला सेक्स डिटरमाइन कैसे होगा, और फिर हम देखेंगे म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को। मन में कई बच्चों के उत्साह आ जाता है, कई सारे बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लग जाते हैं ना, नहीं हमें तो बहुत आता है ना, वो टीचरों को सिखाने लगते हैं, सर ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। हमारे एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट है पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस का और प्लियोट्रॉपी का, ये दोनों हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कई बच्चों के मन में आ रहा हो ना कि आपने टॉपिक छोड़ दिया, तो छोड़ा नहीं है, दोनों टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं पहले ही, एनसीईआरटी भी पढ़ चुके हैं, उसकी नोट्स या लेक्चर खोल के देखो। ठीक, चलो तो आज हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन और हम देखेंगे म्यूटेशन का पार्ट 1। यस, एनसीईआरटी में म्यूटेशन बस कुछ लाइंस में दी हुई हैं, बट कहीं ना कहीं म्यूटेशन के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एनसीईआरटी ने रैंडमली दिए हुए हैं। म्यूटेशन की हेडिंग में ना देके वो एनसीईआरटी ने आगे वगैरह कहीं कहीं दिए हुए हैं, कुछ अगले चैप्टर में, कुछ ही चैप्टर में आगे। तो हम म्यूटेशन के बारे में जो जो चीज़ नेसेसरी है वो सारी पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं वो सब एनसीईआरटी में है। तो आज की डेट डालो और डेट डाल के हेडिंग डालो सेक्स डिटर्मिनेशन। डेट डाल के हेडिंग सेक्स डिटर्मिनेशन। यहां पे जब हम बात कर रहे हैं सेक्स डिटरमाइन करने की, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये चीज हम यहां देखने वाले हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत सारे बेसिस हैं। फर्स्ट हेडिंग तुम डाल सकते हो क्रोमोसोमल बेसिस। बहुत सारे मैकेनिज्म है, कहीं पर क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं कि वो जो बेबी है, वो जो जाइगोट है, वो मेल जाइगोट बनेगा या फीमेल जाइगोट। एक और मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया है जो हम पढ़ेंगे, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम, कि प्लॉइडी डिसाइड करेगी क्रोमोसोम का सेट, अकेला कोई क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोसोम के सेट डिसाइड करेंगे। सिंगल सेट है तो मेल, डबल सेट है तो फीमेल। ये तो एनसीईआरटी में तो हमें यही दो पढ़ने हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल बेसिस भी होता है जो शायद जूलॉजी में आप कहीं ना कहीं पढ़ लोगे, रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं उनमें देखने को मिल जाता है कि अगर गर्मी है तो शायद मेल बनेगा, ठंड ज्यादा है तो शायद फीमेल बन जाएगी। तो वहां टेम्परेचर डिसाइड करता है। तो एनवायरमेंटल बेसिस भी होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के। तो हम एनसीईआरटी के एम्बिट में रहेंगे और हम देखेंगे सबसे पहले क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। डाल लो फर्स्ट हेडिंग क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, कि एक कोई स्पेशल क्रोमोसोम है, वो होगा या नहीं होगा, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा उस जाइगोट या एम्ब्रियो का जेंडर। तो सबसे पहले है क्रोमोसोमल बेसिस। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेंकिंग। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेंकिंग, मुर्गियों का राजा, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ऐसे मुर्गियों का राजा, ठीक है। हेंकिंग नाम के साइंटिस्ट थे, ईयर 1891 एनसीईआरटी में गिवन है। तो हेंकिंग ने डिस्कवर किया था, और कब किया था यह भी एनसीईआरटी में है, ड्यूरिंग स्टडी ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का डेवलपमेंट, जेनेसिस मतलब बर्थ। तो स्पर्म का बर्थ, स्पर्म का बनना, ये उसको स्टडी कर रहे थे, किसमें, इंसेक्ट्स में। तो हेंकिंग ने 1891 में इंसेक्ट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया, और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने पाया कि जो हमारा स्पर्म मदर सेल है,
स्पर्म मदर सेल के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं। स्पर्म मदर सेल का न्यूक्लियस। अब जेनेटिक मटेरियल तो है ही, साथ में इन्होंने देखा कि अलग से एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के ही अंदर। ये स्ट्रक्चर क्या था इनको पता नहीं था। मैथ्स में सबसे कॉमन अल्फाबेट क्या है अननोन के लिए? मैथ्स पढ़ी है सबने 10 तक ना। तो मान लो कोई चीज अगर अननोन है तो उसे क्या ले लेते हैं? सिंपल एक्स। तो इन्होंने भी देखा कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है, ये क्या था इनको नहीं पता था, तो इन्होंने सिंपली इसको बोल दिया एक्स बॉडी, बस ये बोल के छोड़ दिया। और इन्होंने क्या देखा कि जब स्पर्म डेवलपमेंट चलती है, जब आगे जाके स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने कहा कि ये एक्स बॉडी 50% स्पर्म के पास है, पेरेंट सेल के पास ये एक एक्स बॉडी है। और उन्होंने कहा कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस हुई, जब स्पर्म बने, तो एक के पास एक्स बॉडी है, एक के पास एक्स बॉडी नहीं है। तो ये एक स्पर्म है, इसको हम लिखते हैं सिर्फ ए, और एक को हम लिखते हैं ए प्लस एक्स। ए का मतलब होता है ऑटोजोम्स, ऑटोजोम्स का मतलब होता है नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। वो क्रोमोसोम जो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसे कहते हैं ऑटोजोम। तो 50% में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि हैंकिंग डिस्कवर्ड दैट ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस 50% of the egg sperm receive the X body and 50% sperms do not have X body। तो दो टाइप के स्पर्म्स बने, ये चीज देखी इन्होंने, सिंगल व्यू में देख लो, लिख लो इसको साफ साफ, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या देखा? इन्होंने कहा कि फीमेल के अंदर जितने भी एग हैं, फीमेल के अंदर जितने भी एग हैं, हर एग के अंदर वो एक्स बॉडी थी। एवरी फीमेल हैड द एक्स बॉडी। अब जब फर्टिलाइजेशन हम चेक करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन है? एक स्पर्म विदाउट एक्स और एक स्पर्म में ये एक्स बॉडी है। तो ये सिर्फ ऑटोजोम वाला स्पर्म, ये ऑटोजोम के साथ एक्स वाला स्पर्म, और सारे के सारे फीमेल गैमीट्स में ये एक्स बॉडी थी। ऑल द फीमेल्स हैड दिस एक्स बॉडी। अब इन्होंने देखा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन जब हुई तो फर्टिलाइजेशन से बने जाइगोट। मदर से ये सारे के सारे ऑटोजोम्स आए, फादर से सारे के सारे ऑटोजोम्स आए, और इधर एक एक्स बॉडी, और नीचे वाले में इधर एक एक्स, मदर से एक एक्स। तो क्या कंडीशन बन गई? ये वाला जो जाइगोट है, ऑटोजोम मम्मी पापा दोनों से आ गए, एक्स एक ही रह गया। नीचे वाले में क्या है? ऑटोजोम्स पापा मम्मी दोनों से आ गए, एक्स पापा मम्मी दोनों से आ गए। तो इन्होंने देखा कि ये आगे जाके मेल इंसेक्ट बना,
ये आगे जाके फीमेल इंसेक्ट बने। तो बाद में पता चला और लेटर डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि ये जो एक्स बॉडी है ये अपने आप में एक क्रोमोसोम ही है, तो इसलिए इसका नाम सिंपली पड़ गया फिर एक्स क्रोमोसोम। एक्स बॉडी से इसका नाम पड़ गया एक्स क्रोमोसोम। तो यही है हमारा क्या, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। स्पर्म मदर सेल में एक एक्स बॉडी, लेकिन स्पर्म में 50% में एक्स नहीं है, 50% में एक्स है। फीमेल के एक्स देखे तो सबके पास एक्स बॉडी थी। अब देखा कौन किससे फर्टिलाइज हो रहा है। अगर बिना एक्स वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज किया तो जो बच्चे बने वो सारे मेल हो गए, और जब एक्स वाले स्पर्म ने एक्स वाले फीमेल को फर्टिलाइज किया तो जाइगोट से सारे बच्चे आगे फीमेल बन गए। तो पता चल गया कि इस क्रोमोसोम की मदद से सेक्स डिसाइड हो रहा है। एक बार है तो मेल, दो बार है तो फीमेल। ठीक है, तो ये था हमारा क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये है हमारी डिस्कवरी। अब हमारे इस एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं कि स्पर्म दो टाइप के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पर्म बट देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ एग। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स किसने बनाए हैं, मेल ने। फीमेल ने एक ही टाइप का गैमीट बनाया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हेटेरोगैमेटी। क्या बोलते हैं इसे हम, हेटेरोगैमेटी। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो हेट्रोगैमेटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ gametes are formed. Different types of gametes are formed. लेकिन कौन बना रहा है, कौन बना रहा है। हो सकता है कि मेल दो टाइप के गैमीट बनाए तो आप उसे बोलोगे मेल हेट्रोगैमेटी, या हो सकता है फीमेल दो टाइप के गैमीट बनाए। तो दोनों केसेस एग्जिस्ट करते हैं रियलिटी में। एक केस है जहां मेल हेट्रोगैमेटी है, एक केस ऐसे है जहां फीमेल हेट्रोगैमेटी है। मेल डिफरेंट गैमीट्स बना रहा है या फीमेल डिफरेंट गैमीट्स बना रही है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डाल लो मेल हेट्रोगैमेटी। फर्स्ट हेडिंग मेल हेट्रोगैमेटी। एक्स जीरो टाइप, दो टाइप्स हैं इसके अंदर, और एक है एक्स वाई टाइप। एक्स जीरो टाइप एंड एक्स वाई टाइप फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही पढ़ेंगे। मेल हेट्रोगैमेटी देख रहे हैं पहले हम, क्रोमोसोमल बेसिस के अंदर ही है सारा। ये एक्स जीरो टाइप वही है जो अभी हमने पढ़ा। एक्स जीरो टाइप के अंदर जितने भी मेल्स हैं ऑटोजोम्स का डबल सेट और एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम लेके बैठे होते हैं, और इनकी जो फीमेल्स हैं ऑटोजोम्स का डबल सेट और एक्स भी दो बार है। तो यह है एक्स जीरो टाइप। यहां पे क्या होगा, जब गैमीट फॉर्मेशन होएगी तो 50% में खाली ऑटोजोम्स जा रहे हैं और 50% गैमीट्स में ऑटोजोम्स के साथ एक्स जा रहे हैं। लेकिन फीमेल से जो गैमीट बनेगा सब में ऑटोजोम्स के साथ एक्स। तो मेल ने दो टाइप के गैमीट बनाए हैं तो इसलिए मेल हेट्रोगैमेटी। एक्स जीरो टाइप मतलब एक ही टाइप का सेक्स क्रोमोसोम है, ओनली एक्स। यहां पे दो एक्स फीमेल के पास, और मेल में एक्स जीरो मतलब एक ही एक्स है, सेकेंड वाला एक्स एब्सेंट है।
इसे एक्स ओ मत याद करना, ओ करोगे तो लगेगा ओ नाम का कुछ है। एक्स जीरो मतलब एक्स एंड अदर मेंबर इज एब्सेंट। एक्स वाई टाइप को देखते हैं। एक्स वाई में जो मेल्स हैं इनके ऑटोजोम्स के डबल सेट हैं, एक एक्स और साथ में एक दूसरा क्रोमोजोम है वाई। दे हैव अनदर क्रोमोजोम नोन एज वाई क्रोमोजोम। और जो फीमेल्स हैं इनकी, दे हैव ऑटोजोम्स प्लस अगेन एक्स एक्स कंडीशन। अगेन गैमीट फॉर्मेशन कराना है। अब क्या होगा, 50% गैमीट्स के पास एक्स, 50% गैमीट के पास वाई। मेल ने दो टाइप के गैमीट बनाए हैं, फीमेल में एक ही टाइप का गैमीट है। ऑटोजोम्स के साथ एक्स, ऑटोजोम्स के साथ एक्स। ठीक है। एक्स जीरो टाइप बहुत कॉमनली हमें इंसेक्ट्स में मिल जाते हैं। ग्रास हॉपर से इसको बहुत ज्यादा स्टडी किया गया है। और एक्स वाई टाइप जो होते हैं ह्यूमंस में मिलता है। इसके अलावा लास्ट लेक्चर जो हमारा था, हमने कहा था ड्रोजोफिला फ्रूट फ्लाई के अंदर भी यही चीज है। तो जरूरी नहीं है कि सारे इंसेक्ट एक्स जीरो दिखाएं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स दे शो एक्स जीरो टाइप, बट बहुत वैरायटीज एग्जिस्ट करती हैं इसमें। ड्रोजोफिला भी इंसेक्ट है, उसमें एक्स वाई टाइप है। तो यहां पे दो गैमीट कौन बना रहा है, डिफरेंट गैमीट कौन बना रहा है, मेल्स। तो मेल हेटेरोगैमिटी, फीमेल एक ही टाइप का गैमीट, फीमेल एक ही टाइप का गैमीट। अब एक सवाल यह आता है क्रोमोसोम के नंबर्स का। एक्स वाई टाइप में मेल हो या फीमेल, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्स वाई टाइप है, अगर उसके मेल के पास 46 क्रोमोसोम है तो उसके फीमेल में भी 46 होंगे। बट अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्स जीरो टाइप है, तो उसके फीमेल में अगर 46 हैं तो उसके मेल में खाली 45 क्रोमोसोम रह जाएंगे। तो यहां पे दिख रहा है साफ साफ मेल के पास एक एक्स कम है ना, तो वो जो क्रोमोसोम नंबर है वो एक कम, लेकिन यहां पर क्रोमोसोम नंबर्स सेम। तो एक्स जीरो टाइप में दिख रहा है साफ साफ मेल हैज वन क्रोमोसोम लेस दैन फीमेल। और एक्स वाई टाइप में साफ साफ दिख रहा है मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, सिंगल व्यू में देख लो, ये है मेल हेट्रोगैमिटी। मेल दो टाइप के क्रोमोसोम बना रहा है, सॉरी दो टाइप के स्पर्म बना रहा है। एक्स वाई में भी मेल दो टाइप के स्पर्म बना रहा है। डिफरेंस बस ये है कि एक्स जीरो में एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स वाई में दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। नेक्स्ट डाल लो हेडिंग फीमेल हेट्रोगैमिटी। अब यहां पर बस एक डिफरेंस ये है कि एक्स और वाई से कंफ्यूजन ना हो, तो यहां पे हम जेड और डब्ल्यू टर्म यूज करते हैं कंफ्यूजन ना होने की वजह से। अगेन दो टाइप्स, जैसे वहां एक्स जीरो था तो यहां हम इसको बोल देंगे जेड जीरो टाइप। वहां एक्स वाई था तो यहां हम बोल देंगे जेड डब्ल्यू टाइप। वहां एक्स जीरो एक्स वाई, वहां जेड जीरो जेड डब्ल्यू। सेम चीजें, कोई चेंज नहीं है। चेंज बस कहां आएगा, जेड जीरो के केस में अब जो मेल है हेट्रोगैमिटी फीमेल के पास होनी है।
तो मेल फीमेल की कंडीशन उल्टी हो चुकी है। नाउ मेल्स विल बी होमोगैमेटिक और फीमेल के पास अब एक सिंगल जेड है। अब जो मेल है एक टाइप के गैमीट्स बना रहे हैं, फीमेल में अब दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे। 50% एग में जेड मिलेगा, 50% एग में जेड नहीं मिलेगा। ऐसे ही जेड डब्ल्यू टाइप, यहां पे भी मेल्स के पास डबल ऑटोजोम जेड जेड कंडीशन और फीमेल के पास ऑटोजोम के साथ जेड डब्ल्यू कंडीशन। यहां से जो गैमीट बनेगा एक ही टाइप का बनेगा। तो मेल होमोगैमेटिक हो चुके हैं और फीमेल्स हेट्रोगैमेटिक हैं। 50% एग में जेड, 50% एग में डब्ल्यू। तो ये है जेड 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 डब्ल्यू टाइप्स। बिल्कुल मेल वाले का ऑपोजिट हो चुका है। मेल हेट्रोगैमिटी में कौन है? यहां पे मेल है जो सेक्स डिसाइड कर रहा है। भाई ए वाला स्पर्म चला गया तो वो हमारा मेल बन जाएगा, ए प्लस एक्स वाला स्पर्म चला गया तो वो फीमेल बन जाएगी। सेम चीज यहां पर है, एक्स वाले स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन की तो वो फीमेल बनेगी, वाई वाले स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन की तो वो मेल बन जाएगा। हमेशा से फीमेल को ब्लेम किया जाता है, भाई तुमने बेटा पैदा किया, तुमने बेटी पैदा करी, बट फीमेल तो कुछ भी नहीं कर सकती। फीमेल होमोगैमेटिक है, उसके पास एक्स ही रहेगा हमेशा। मेल का एक्स आया तो बच्ची पैदा होगी, मेल का वाई आ गया तो बेटा पैदा हो जाएगा। तो मेल डिसाइड कर रहा है सेक्स। लेकिन फीमेल हेट्रोगैमिटी में क्या दिख रहा है? यहां पर आप फीमेल को देख बोल सकते हो भाई फीमेल एग डिसाइड्स सेक्स। यहां पे मेल एक ही टाइप का है, सारे स्पर्म में जेड है। फीमेल अगर जेड थी तो जेड जेड के कॉम्बिनेशन से मेल बन जाएगा। जेड वाला ए वाले एग में गया तो वो हमारी फीमेल बन जाएगी। जेड वाला स्पर्म जेड वाले एग में गया तो मेल, जेड वाला स्पर्म डब्ल्यू वाले एग में गया तो फीमेल। तो ये है सारा का सारा हमारा लॉजिक। Z0 टाइप में अगर हम देखें तो मॉथ्स में, बटरफ्लाइज में ये मिलेगा, बहुत सारी बर्ड्स और बहुत सारी मछलियों के अंदर ZW मिलेगा। तो बर्ड्स में, फिशेस में फीमेल डिटरमाइन करती है बच्चे का जेंडर, ह्यूमंस में, ड्रोजोफिला में, ग्रास हॉपर्स में मेल डिसाइड करेगा बच्चे का जेंडर। और सेम इंफॉर्मेशन ZW टाइप में मेल as well as female have same chromosome number. They have same chromosome number. लेकिन Z0 में क्या दिख रहा है? अब Z0 में क्या हो जाएगा? पहले हमने क्या कहा था, मेल हैज वन क्रोमोसोम लेस देन द फीमेल। अब क्या हो जाएगा? नाउ द मेल हैज वन क्रोमोसोम मोर देन फीमेल। तो ये है सारी की सारी फीमेल हेट्रोगैमिटी। दिस इज योर फीमेल हेट्रोगैमिटी। ठीक है, मेल का बस उल्टा हो गया है, बाकी कोई चेंज नहीं आया यहां पे। ठीक है, यहां पे Z क्रोमोसोम है, वहां Z और W क्रोमोसोम है। 2 Z है तो मेल, 1 Z है तो फीमेल।
2Z है तो मेल, ZW है तो फीमेल। और X के केस में उल्टा है, X0 वाला मेल, XX वाली फीमेल, XY वाला मेल, XX वाली फीमेल। ठीक है, सिंगल व्यू इसका भी देख लो, जो भी लिखना है नहीं लिखना है देख लो, एंड देन हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस को। कि अगर हम बात करते हैं एक ह्यूमन की, तो जैसा अभी अभी मैंने बताया, ये हमेशा से होता रहे, तुम सबने ये सुना भी है, तुमने कभी ना कभी हिस्ट्री में भी ये पढ़ा है कि इंडिया में पहले के टाइम पर बहुत ज़्यादा फोकस होता था कि नहीं बेटा ही पैदा होना चाहिए, है ना। आज भी कई जगह ऐसी हैं, कई जगह हैं जहां पे अभी भी फोकस है नहीं बेटा ही पैदा होना चाहिए। और हमेशा से फीमेल्स को तंग किया गया, फीमेल्स को बहुत प्रताड़ित किया गया, उनकी हरासमेंट हुई है कि तुम बेटी पैदा करते हो। कई जगह ऐसा होता था भाई बच्ची पैदा होती थी, बच्ची को मार ही डालते थे। तो बहुत ज्यादा उनके साथ गलत हुआ है। तो यहां पर अब हम ये समझ रहे हैं कि फीमेल्स का कोई रोल ही नहीं है वहां पे। फीमेल के अंदर जो एग है उसमें एक्स ही क्रोमोसोम है, मेल है अगर मेल के अंदर एक्स वाला डेवलपमेंट ज्यादा है, वो बहुत सारे स्पर्म बना रहा है जो एक्स टाइप के हैं, तो उसके चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अगर वाई है तो मेल बनने के चांसेस हैं। तो ऐसा होता क्या है, जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं ना, तो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं इनको कहा जाता है एलोसोम। और दो टाइप्स हैं, एक है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा है वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम जो है ना, इसके पास एक जीन है SRY नाम की जीन। एक जीन है वाई क्रोमोसोम पर जिसका नाम है SRY जीन। और इस जीन से एक प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का नाम है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। दिस प्रमोट्स मेलनेस। ये जूलॉजी में आप पढ़ोगे ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कि एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक वाई क्रोमोसोम काम करना स्टार्ट नहीं करता, तब तक आप बच्चे का कोई जेंडर नहीं बता पाते। डेवलपमेंट फीमेल जैसी ही चलती है। लेकिन जब ये वाई क्रोमोसोम एक्टिवेट होता है एम्ब्रियो के लेवल पर, तब उसकी ये जीन काम करती है, इस जीन से ये प्रोडक्ट बनता है। और ये जो प्रोडक्ट है ना, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है, ये जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है, एंटी म्यूलेरियन है। एंटी म्यूलेरियन मतलब ये एंटी फीमेल डेवलपमेंट है। एंटी मतलब ऑपोजिट। ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर ही एंटी म्यूलेरियन फैक्टर है। ये फीमेल डेवलपमेंट को रोकता है और मेल डेवलपमेंट कराता है। तो इसीलिए इस वाई क्रोमोसोम से डिसाइड होता है कि आपका जाइगोट मेल बनेगा या नहीं। अगर ये वाई क्रोमोसोम ना हो तो डेवलपमेंट जो होती है ना, वो सारी फीमेल डेवलपमेंट होती है। और अगर ये वाई क्रोमोसोम होगा तो डेवलपमेंट थोड़ी थोड़ी मेल होनी शुरू हो जाती है। तो सेक्स क्रोमोसोम में हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक्स एंड वाई। वाई क्रोमोसोम की जीन से ये जो प्रोडक्ट बनता है ये है एंटी फीमेल फैक्टर, एंटी म्यूलेरियन फैक्टर। इसकी वजह से एक जाइगोट या एम्ब्रियो मेल डेवलपमेंट में जाता है, तो वहां पे लिखा है टेस्टिस, तो वहां पे टेस्टिक्युलर डेवलपमेंट होने लग जाते हैं, वहां पे पीनस डेवलपमेंट होने लग जाता है।
वहां पे टेस्टोस्टेरॉन वगैरह बनने लग जाते हैं, तो वो सारी मेल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो मेल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सबको कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन बाय द मेल स्पर्म। मेल स्पर्म डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द बेबी। Male sperm determines sex of the baby। फीमेल का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। इट इज प्योरली द मेल जेंडर, मेल क्रोमोसोम्स रोल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ह्यूमन के लिए। आते हैं डायग्राम पे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं। क्लियरली देखो, हमने कहा था ना वाई क्रोमोसोम को ऐसे टेढ़ा करके दिखाया जाता है, तो ये वाई का सिंबल है और ये हो गया मेरा एक्स क्रोमोसोम। तो ये है ह्यूमन मेल, ये ह्यूमन फीमेल विद डबल एक्स। ये रहा ड्रोजोफिला। ड्रोजोफिला का मेल देख रहे हो, छोटा बनाया है, फीमेल बॉडी को बड़ा बनाया है। हमने कहा था फीमेल्स आर लार्जर, फीमेल एक्स एक्स, मेल एक्स वाई। अब ये सी में क्या है, लास्ट डायग्राम में से तुम फाउल या चिकन बोलते हो, तो जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चर होता है और ऐसे पूंछ निकली होती है, रूस्टर है, ये मेल है, ये जेड जेड है। फीमेल जो है, हेन जो होती है, वो जेड डब्ल्यू है। तो यहां पे लिखा हुआ है ए एंड बी में, ह्यूमन एंड ड्रोजोफिला में, फीमेल हैज अ पेयर ऑफ एक्स एक्स क्रोमोसोम, होमोगैमेटिक है फीमेल, मेल हेट्रोगैमेटिक है। और क्या लिखा है बहुत सारी बर्ड्स में, फीमेल हैज अ पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम, तो फीमेल हेट्रोगैमेटिक है। तो ये होमोगैमेटिक हेट्रोगैमेटिक एनसीईआरटी की ही टर्म्स हैं। और डायग्राम याद रखना, जिसकी अच्छी अच्छी लंबी लंबी पूंछ होती है, ये है मेल और ये है फीमेल, देख के पहचानना पड़ेगा डायग्राम में। यहाँ पे W को, जो Y का सिंबल था वो W का सिंबल हो गया है, इसीलिए कहा था X के लिए Z और Y के लिए W आया है। मर्जी नहीं चला रहा मैं अपनी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोमोसोमल बेसिस। नेक्स्ट आ जाओ, अनदर बेसिस, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। अब यहां पे कोई एक क्रोमोसोम नहीं है, एक क्रोमोसोम से फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे पूरे के पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम से फर्क पड़ेगा। तो हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम, और ये सिस्टम हमें स्पेसिफिकली पढ़ना है हनीबीज के लिए। स्पेशली ये सिस्टम हम हनीबीज के लिए देखेंगे। लिख लो हेडिंग, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम इन हनीबीज। लिख लिया, चलो। अब यहां पे क्या क्या होता है, जितने भी मेल होते हैं, मेल का नाम है ड्रोन। मेल होते हैं हैप्लॉइड विद 16 क्रोमोसोम्स, और जो फीमेल है उन्हें हम कहते हैं राजमाता, वो है हमारी क्वीन बी। 2n इज इक्वल टू 32। तो फीमेल्स डिप्लॉयड और मेल हैप्लॉइड ही होते हैं, फिक्स्ड है। आगे कराते हैं इनका रिप्रोडक्शन। अब अगर कोई चीज हैप्लॉइड है तो वो माइटोसिस करके अपने गैमीट बनवाएगा, और जो भी चीज डिप्लॉयड है तो उसे तो मियोसिस करानी पड़ेगी, रिडक्शनल डिवीजन कराना पड़ेगा। तो मेल गैमीट हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड। गैमीट को हैप्लॉइड ही होना है, तो स्पर्म भी हैप्लॉइड, एग भी हैप्लॉइड। करा देते हैं फर्टिलाइजेशन, क्या जा रहा है, ये एक मेल और ये एक कराया फीमेल का फर्टिलाइजेशन। कंडीशन क्या बन गई, 2n। अब स्टार्टिंग से ये फीमेल नहीं है, स्टार्टिंग में ये स्टेराइल है, तब हम इसे बोलते हैं वर्कर बी, मजदूर।
लेकिन आगे जब इसको मैच्योर होना होगा, और क्योंकि इसके पास डबल सेट है, तो इट विल मैच्योर ऑलवेज इनटू अ फीमेल। ये स्टेराइल वर्कर बीज मैच्योर होके कभी मेल बन ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अगर ये मेल गैमीट अनफर्टिलाइज्ड रह गया तो कुछ नहीं होगा, डिजेनरेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर एक फीमेल गैमीट अनफर्टिलाइज्ड रह गई तो ये डिजेनरेट नहीं होती, बल्कि इट शोज अ फिनोमेना नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। और क्योंकि हैप्लॉइड है तो ये मैच्योर होके सिर्फ मेल ही बन सकता है, इससे फीमेल बन नहीं सकता कभी। वापस से देखो स्टेप बाय स्टेप। एक मेल है, क्योंकि वो हैप्लॉइड है, इसने माइटोसिस से गैमीट बनाए, गैमीट अनफर्टिलाइज रह गया तो खराब हो गया। फीमेल डिप्लॉयड है, उसने मियोसिस से गैमीट बनाए, मेल और फीमेल का हुआ फर्टिलाइजेशन, तो 2n कंडीशन वापस बन जाएगी, यस या नो? बन जाएगी। अब ये स्टार्टिंग में तो स्टेराइल है, लेकिन आगे जाके जैसे जैसे मैच्योर होएगा, इट विल ऑलवेज टर्न इनटू अ फीमेल। क्वीन भी क्या है मेरी? फीमेल है। क्यों हमेशा फीमेल ही बन रहा है? क्योंकि 2n है, डबल सेट में है क्रोमोसोम। और अगर फीमेल गैमीट अनफर्टिलाइज्ड रह गया तो डिजेनरेट नहीं होता, तो ये पार्थिनोजेनेसिस से एक मेल ड्रोन ही बनेगा हमेशा। इट विल ऑलवेज टर्न इनटू अ मेल। ये कभी फीमेल नहीं बन सकता अनफर्टिलाइज्ड गैमीट। क्यों? हैप्लॉइड सेट है, हैप्लॉइड सेट से हमेशा मेल ही बनेगा। तो इसे हम कहते हैं हनी बीज का हैप्लो डिप्लॉइड सिस्टम। हैप्लॉइड हमेशा मेल, डिप्लॉइड या तो स्टेराइल पे रुक सकता है, या फिर अगर जाएगा तो आगे फीमेल ही बनेगा। इट कैन नेवर बी अ मेल। ठीक है, क्लियर है एकदम? अब एनसीईआरटी की एक लाइन है जो मैं तुम्हें लिखवाने वाला हूं, ये रिटन वर्क देख लो सिंगल व्यू में। ये वाला रिटन वर्क सिंगल व्यू में देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब ये जो मेल है बिना फर्टिलाइजेशन के इस मदर से आ चुका है, इस माता जी ने अकेले ये बेटा बना दिया है, इस मम्मी ने इस बेटे को बना दिया है, कोई पापा की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अनफर्टिलाइज्ड है तो मेल की कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, मतलब इस ड्रोन का कोई पापा नहीं है। यहां पर अगर हम इस क्वीन की बात करते हैं, तो इस क्वीन को बनाने के लिए एक फीमेल एग और एक मेल चाहिए था, मतलब पापा है इसका। तो फीमेल के पास पिताजी भी हैं, फीमेल के पास माताजी भी हैं, लेकिन मेल के पास कोई पिताजी नहीं है, सिर्फ अकलौती उसकी माताजी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर हम एक एनसीईआरटी की लाइन लिख रहे हैं, बड़ी मजेदार। क्या है वो लाइन? यस, मैंने कहा था ना एनसीईआरटी पढ़ के आओ, तो कई बच्चे पढ़ के आए हैं, उनको ये लाइन पता है। क्या? एनसीईआरटी ने लिखा है दैट मेल्स डू नॉट हैव फादर्स एंड सन्स। ये जो ड्रोन है अल्टीमेटली तो इसकी बेटी ही बनी ना, बेटा तो नहीं बना। तो मेल्स डू नॉट हैव फादर्स एंड सन्स, बट they have maternal grandfathers and grandsons। मैटरनल मतलब मदर के थ्रू ग्रैंडफादर ग्रैंडसन्स हो सकते हैं। कैसे? देखते हैं। मान लो ये एक मेल है मेरा ड्रोन,
एक है मेरे पास फीमेल क्वीन। मैंने कहा जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो इससे हमेशा क्या बनेंगे, फीमेल क्वींस बनेंगी। इस क्वीन से अकेले मेल ड्रोन बन सकता है। इस क्वीन से आगे फिर से दो चीजें हो सकती हैं, एक मेल ड्रोन और इस क्वीन से आगे जाके फिर क्या बनेंगी, फीमेल क्वींस। और इस क्वीन से अकेले क्या बन सकता है, मेल ड्रोन। तो मान लो इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये है एफ, ये है जी। ये नाम रख दिए मैंने इनके। ठीक है। अब इस ए का क्या कोई बेटा दिख रहा है तुम्हें? क्या इस ए का कोई बेटा है? नहीं। ए और बी के फर्टिलाइजेशन हमेशा, ये जो डी है ये हमेशा फीमेल बन रही है। ये जो फीमेल है, ये जो क्वीन है, इसका ये जो बेटा है, इसका कोई पापा दिख रहा है हमें? ये क्वीन से अकेले बना है। इस फीमेल को बनाने के लिए फीमेल और मेल दोनों लगे हैं। इस मेल को बनाने के लिए अकेले फीमेल से काम चला है। तो ई का कोई पापा नहीं है, ए का कोई बेटा नहीं है। ठीक है। लेकिन ए और जी को देखो तुम, ए और जी को, जी की मम्मी कौन, डी, डी के पापा कौन, ए। तो ए और जी का रिलेशन क्या हो गया, ग्रैंडफादर ग्रैंडसन। ये नाना जी है और ये उनका नाती है और मम्मी के थ्रू कनेक्टेड है। ये जो सी है इसका कोई बेटा नहीं है, इसकी बस बेटी है एफ, क्वीन। अब अगर इससे आगे कोई मेल ड्रोन बने, इसको हम नाम दे देते हैं एच। तो ये जो एच है, ये जो सी है, ये इस एफ के थ्रू कनेक्टेड है। तो सी एंड एच आर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन, ए एंड जी आर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। सी का कोई बेटा नहीं है, ए का कोई बेटा नहीं है, इस ई का कोई पापा नहीं है। ठीक है। इस जी का कोई पापा नहीं है। तो दे डोंट हैव, देयर इज नो फादर एंड सन, लेकिन ग्रैंडफादर ग्रैंडसन हो सकते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो ए एंड जी, ये मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडसन है, ए एंड जी, डी का बेटा, डी का पापा, सी और एच, ये मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडसन है। इस एच का कोई फादर नहीं है, इस जी का कोई फादर नहीं है, इस ई का कोई फादर नहीं है। ठीक है। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन, सी और एच भी यही रिलेशन दिखा रहे हैं, ए और जी भी यही रिलेशन दिखा रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी की जान लेना बात। ठीक है। एच अकेले क्वीन से बना, जी अकेले क्वीन से बना, ई अकेले क्वीन से बना, बिना किसी फादर के। तो देर आर नो फादर्स एंड सन्स। ठीक। सिंगल व्यू देख लो। चलते हैं आगे। हेडिंग चेंज कर लो कॉपी में, हेडिंग डाल लो म्यूटेशन। न्यू हेडिंग म्यूटेशन। म्यूटेशन की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूटेशन, तो म्यूटेशन का बस ये मतलब होता है कि कोई एक जेनेटिक चेंज आना। ठीक है। जब भी कोई जेनेटिक चेंज आता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। एनसीईआरटी की ही लाइंस दिमाग में रखनी है, तो मैं वही लेके आया हूं तुम्हारे लिए। लिखो एनसीईआरटी की लाइन, म्यूटेशन इज
ऑल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ऑल्टर करना मतलब चेंज आना। हम कई बार कपड़े लाते हैं, फिर हम टेलर के पास जाते हैं कि सर इसे ऑल्टर कर दीजिए, इसमें चेंज कर दीजिए, थोड़ा टाइट है तो ढीला कर दो, ढीला है तो टाइट कर दो, लंबा है तो काट दो। या कई लोगों को शौक होता है ना, स्ट्रेट जीन्स है उसे टेपर करा लो। तो आप क्या करा रहे हो? चेंजेस को ऑल्टरेशन कहते हैं। द टर्म ऑल्टरेशन मीन्स चेंजेस। तो म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो नेचर में नेचुरली भी होता है। ऑल्टरनेशन है, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस है। अब डीएनए के सीक्वेंस में अगर कुछ चेंज आएगा तो इट विल चेंज द जीनोटाइप, है ना, जेनेटिक मेकअप में चेंज आ जाएगा, और हो सकता है कि उससे आगे जाके फिनोटाइप में चेंज आ जाए। तो म्यूटेशंस आर जेनेटिक चेंजेस। बिल्कुल सरल सिंपल भाषा में, म्यूटेशंस आर जेनेटिक चेंजेस। इट इज द ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस which results in change in genotype and the phenotype of the organism. तो यह कहलाता है म्यूटेशन। They are sudden genetic changes. They may or may not be inheritable. इनहेरिट करना मतलब क्या था? प्रीवियस जनरेशन से न्यू जनरेशन में आना। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे म्यूटेशन हमेशा इनहेरिट हो, हमेशा ही पास हो। कई म्यूटेशन पास होते हैं, कई म्यूटेशन पास नहीं हो पाते। फिर एनसीईआरटी ने क्या लिखा कि इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, क्या पढ़ा था हमने? हमने कहा था कि जब गैमीट फॉर्मेशन या स्पोर फॉर्मेशन होती है तो मियोसिस के अंदर, मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 के अंदर पैकेटीन स्टेज में ये रिकॉम्बिनेशन होती है जिससे वेरिएशन आता था। म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना विच ऑल्सो लीड्स टू वेरिएशन। हमेशा रिकॉम्बिनेशन से ही वेरिएशन नहीं आता, रैंडम डीएनए के चेंजेस आते हैं, इसलिए भी वेरिएशन मिल जाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको? बैठ के खर्राटे मार रहे हैं? कितनी बार मैंने कहा है, एकदम फ्रेश माइंड, बॉडी को डिसिप्लिन में लाना सीखना पड़ेगा, वरना दिक्कत रहेगी। बे टाइम नींद आ रही है, थक रहे हो तो थोड़ा सा रेस्ट लो, 30 मिनट्स 45 मिनट्स का रेस्ट लो, बॉडी को अडेप्ट कराओ कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ म्यूटेशन भी वेरिएशन कॉज करता है। डेफिनेशन लिख सकते हो ये वाली भी, सडन जेनेटिक चेंज है, इनहेरिट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब मैंने कहा था ना म्यूटेशन के बहुत सारे लेवल्स हैं, तो 3 लेवल हो सकते हैं म्यूटेशन के। डिवाइड कर लो 3 पार्ट में से। म्यूटेशन कैन हैव 3 लेवल्स, फ्लो चार्ट बना लो। म्यूटेशन कैन हैव 3 लेवल्स: जीन, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का नंबर। जीन लेवल का म्यूटेशन में खाली जीन को फर्क पड़ता है, ओनली द जीन इज अफेक्टेड। इनसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी ने दे रखा है एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। दे कॉज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अगर एक जीन की दिक्कत से, एक या एक से ज्यादा जीन, लेकिन जीन का लेवल है बस, पूरे क्रोमोसोम पे इफेक्ट नहीं आया है, कुछ जीन्स की दिक्कत है, तो वो जीन लेवल का म्यूटेशन है, उनसे होने वाली दिक्कतों का हम पढ़ेंगे एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। सेकंड, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में दिक्कत आती है, एक या एक दो जीन पे फर्क नहीं है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया है, तो
इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। Chromosomal aberrations are major cause of cancer. They are one of the major cause of cancer. और थर्ड है क्रोमोसोम के नंबर्स का। ना तो जीन पे इफेक्ट पड़ा, ना क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से छेड़खानी हुई है, लेकिन जीन परफेक्ट है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर परफेक्ट है, लेकिन जिस नंबर में नेचर ने उसे बनाया है उसमें गड़बड़ी है। तो इनको कहा जाता है जीनोमैटिक म्यूटेशन। इनसे जो दिक्कतें हैं वो एनसीईआरटी ने दी हैं आपको। दे कॉज एन्यूप्लॉइडी एंड दे कॉज पॉलीप्लॉइडी। तो यू हैव जीनोमैटिक म्यूटेशन, यू हैव क्रोमोसोमल एबरेशंस, एंड जीन वाले म्यूटेशन को सिंपली बोल दिया जाता है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन से कैंसर्स हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर के डिफेक्ट से एन्यूप्लॉइडीज और पॉलीप्लॉइडीज हो जाती हैं। तो ये 3 लेवल्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक एक करके इनको हम देखते हैं। सिंगल व्यू में देख के लिख लो सारा, जो भी रिटन वर्क मिसिंग है रिटन वर्क कर लो कंप्लीट। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले लिखो हेडिंग जीन म्यूटेशन। फर्स्ट इज जीन म्यूटेशन। दो टाइप में डिवाइड कर लो इसे, पॉइंट एंड ग्रॉस। पॉइंट म्यूटेशन एंड ग्रॉस म्यूटेशन, क्या मतलब होगा इसका? पॉइंट म्यूटेशन की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉइंट म्यूटेशन, तो एनसीईआरटी ने कहा है कि उस जीन में सिर्फ एक बेस पेयर ही खराब हुआ है, सिर्फ एक बेस पेयर। ओनली अ सिंगल बेस पेयर ऑफ अ जीन इज अफेक्टेड। अगर एक जीन है उसका एक ही बेस पेयर खराब हुआ है और उसकी वजह से दिक्कत आती है, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे अच्छे से आगे। सिकल सेल अनीमिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस पेयर को इफेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इफ मोर देन वन बेस पेयर इज म्यूटेटेड, म्यूटेशन मतलब चेंज हो जाना। अगर एक ही बेस पेयर का चेंज है तो पॉइंट, एक से ज्यादा हुआ, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, कुछ भी चेंज आए तो वो कहलाता है आपका ग्रॉस म्यूटेशन। इसका कोई एग्जाम्पल तुम्हें याद नहीं रखना, तुम्हें क्या याद रखना है जो एनसीईआरटी में है। तो पॉइंट म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया याद रखना है, सिर्फ एक बेस पेयर के चेंज की वजह से दिक्कत आती है। लिख लो पॉइंट में ओनली अ सिंगल बेस पेयर इज अफेक्टेड, और ग्रॉस होता है तो एक से ज्यादा अफेक्ट होता है। ग्रॉस का कोई एग्जाम्पल आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर जीन म्यूटेशन को ही एक और तरीके से बांटा गया। अभी हमने क्या देखा कि कितने बेस पेयर अफेक्ट हुए, एक या एक से ज्यादा। यहां पर इस पेज पे हमने क्या देखा है, यहां हमने देखा कि कितने बेस पेयर अफेक्ट हुए।
एक या एक से ज्यादा, तो ये दो आंसर आ गए। अब यहां पे आपका सवाल है कि वो कैसे अफेक्ट हुए। कितने का सवाल नहीं है, अब हुआ कि कैसे। चाहे एक हुआ हो चाहे एक से ज्यादा हुआ हो, लेकिन कैसे चेंज हुआ। फ्लो चार्ट बनाओ, दो पार्ट में डिवाइड करो इसे। सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करो, इंडेल म्यूटेशन एंड सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। इंडेल म्यूटेशन, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर्स। बेस पेयर एक हो या एक से ज्यादा, एक है तो आपका पॉइंट कहलाएगा, एक से ज्यादा है तो ग्रॉस कहलाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, इंडेल, इंडेल इज शॉर्ट फॉर्म फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। तुमने बेस पेयर लगा दिए या बेस पेयर्स हटा दिए, तो एनसीईआरटी ने लिखा है दैट दे कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एनसीईआरटी ने भी कहा है ना, 6th चैप्टर में डिस्कस किया है। नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आएगा, वहां डिस्कस करेंगे। तो इंडल में बेस पेयर का इंसर्शन या डिलीशन हो रहा है, एंड द अदर टाइप इज सब्स्टिट्यूशन। यहां पे ना तो कुछ इंसर्ट होगा ना कुछ डिलीट होगा, बल्कि यहां पे रिप्लेसमेंट हो जाएगी। यहां पर तुम्हें रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगी। दो रिप्लेसमेंट्स हैं, ट्रांजिशंस एंड ट्रांसवर्जन्स। सब्स्टिट्यूशन के अंदर लिखो दो टाइप्स, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में प्यूरीन को रिप्लेस करके प्यूरीन ही आता है। 11th की एनसीईआरटी खोलो, उसमें बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में जाओ, उसमें न्यूक्लिक एसिड में जाओ, वहां तुम्हें मिलेगा हमारे पास दो टाइप के नाइट्रोजीनस बेस होते हैं डीएनए में, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो प्यूरिन हटके प्यूरिन आ गया, या पायरिमिडीन हटके पायरिमिडीन आ जाए, तो इनको कहा जाता है ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्जन में क्या होगा, वर्जन ही बदल गया रिप्लेसमेंट से। प्यूरीन था, प्यूरीन हट के कोई पायरिमिडीन आ गया, या पायरिमिडीन हट के प्यूरीन आ जाए, तो वर्जन चेंज हो चुका है, पूरा वर्जन ही चेंज हो गया, तो वो कहलाता है ट्रांसवर्जन। तो दो टाइप के सब्स्टिट्यूशंस हैं, ट्रांजिशंस एंड ट्रांसवर्जन्स। यहां कुछ इंसर्ट या डिलीट नहीं हुआ, चीजें गायब नहीं हो रही, बल्कि अदला बदली हो रही है। सेम चीज से अदला बदली ट्रांजिशन, अलग चीज से अदला बदली ट्रांसवर्जन। ठीक है, अगेन आगे जाके हम पढ़ेंगे हमारा सिकल सेल अनीमिया ट्रांसवर्जन कैटेगरी में आएगा। सिकल सेल अनीमिया ट्रांसवर्जन है, एक बेस पेयर का चेंज आता है, तो इसलिए पॉइंट म्यूटेशन है। पूरा एनसीईआरटी में दिया है, आगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम उसको बाद में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि वो पॉइंट क्यों है, वो ट्रांसवर्जन क्यों है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होगा, आपके पास एडेनिन है, आपके पास थाइमिन है, ठीक है, आपके पास गुवानिन है, साइटोसिन है। तो हमें पता है थाइमिन और साइटोसिन पायरिमिडीन्स हैं, ये एक पायरिमिडीन है, ये एक पायरिमिडीन है। एडेनिन गुआनिन आर प्यूरिन्स। तो हमने क्या कहा,
एडेनिन हटके गुआनिन आ जाए, गुआनिन हटके एडेनिन आ जाए, ये दोनों ट्रांजिशन के केसेस। थाइमिन हटके साइटोसिन आ जाए, साइटोसिन हटके थाइमिन आ जाए, ऑल दीज आर केसेस ऑफ ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के कितने केस हैं? 4 केसेस। लेकिन मान लो डीएनए सीक्वेंस में कहीं पे एडेनिन लगा था, एडेनिन हटके थाइमिन या एडेनिन हटके साइटोसिन आ जाए, तो प्यूरिन हटके वर्जन चेंज हो चुका है, गुआनिन हटके साइटोसिन, गुआनिन हटके थाइमिन आ जाए, कोई भी ये रिप्लेसमेंट है, तो इन रिप्लेसमेंट्स को आप बोलोगे ट्रांसवर्जन। उल्टा भी हो सकता है, थाइमिन हटके एडेनिन आ जाए, थाइमिन हटके गुआनिन आ जाए, या साइटोसिन हटके एडेनिन आ जाए, साइटोसिन हटके गुआनिन आ जाए। तो ये 8 केसेस क्या है हमारे? ट्रांसवर्जन। तो कैसे में अगर वो इंसर्ट या डिलीट हो गया तो उससे आगे जाके फ्रेम शिफ्ट नाम का म्यूटेशन होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। या फिर कुछ भी डिलीट या इंसर्ट नहीं हो रहा, अदला बदली चल रही है, प्यूरिन से प्यूरिन, पायरिमिडीन से पायरिमिडीन बदला तो ट्रांजिशन, और प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन या पायरिमिडीन की जगह प्यूरिन आए तो ट्रांसवर्जन। ठीक है, फ्लो चार्ट बना लो, ये वाला सिंगल व्यू पे छोड़ दिया है, पॉज करके रिटन वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर ये भी बना के रख लेना। ठीक है, तो ये भी हमारे सब्स्टिट्यूशन के केसेस हैं टोटल। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशन में we can have deletions या we can have duplications और we can have translocation और we can have inversion। ये चीजें मिल सकती हैं, नाम से ही पता चल रहा है। डिलीशन में देयर इज लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। अब ये जो डिलीशन है ये बेस पेयर का नहीं है, डिलीशन पूरे के पूरे क्रोमोसोम के सेगमेंट का है, एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ही गायब हो जाएगा, तो वो है डिलीशन। या फिर गायब नहीं हो रहा, डबल हो जा रहा है, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। तो वो कहलाएगा डुप्लीकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफर ऑफ लोकेशन, वो क्रोमोसोमल सेगमेंट अपने क्रोमोसोम से किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे चले जाए, मतलब ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम। हमने कहा था एक क्रोमोसोम को एक लिंकेज ग्रुप कहते हैं। वो जो एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम को एक लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। हमने कहा था ना एक क्रोमोसोम पे जितनी भी जीन्स हैं वो एक लिंकेज दिखा रही हैं, तो उनको लिंकेज ग्रुप कहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट होगा फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, टू अदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब 1 का सेगमेंट 2 पे चला गया, या क्रोमोसोम 2 का सेगमेंट टूट के क्रोमोसोम 20 पे चला गया, कुछ भी हो सकता है।
दूसरे लिंकेज ग्रुप के पास जा रहा है, वन लिंकेज ग्रुप टू अदर लिंकेज ग्रुप, तो ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन। और इन्वर्जन में सेगमेंट रोटेट्स 180 डिग्री, ना तो वो कम हुआ ना ज्यादा हुआ ना कि टूट के गया, उल्टा हो गया। डिलीशन में वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, डुप्लीकेशन में वो वहीं पर है लेकिन डबल हो चुका है, ट्रांसलोकेशन में वो अपने क्रोमोसोम को छोड़ के किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे चला गया, और इन्वर्जन में वो वहीं है लेकिन उल्टा हो गया। सिंगल व्यू में देख लो, फिर एक डायग्राम से इन सबको देखते हैं, एक डायग्राम से इन सबको देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास ये है एक क्रोमोसोम 1, अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट मार्क कर लेते हैं। सपोज एक सेगमेंट है मेरे पास जिसको मैं लिख रहा हूं ए, एक सेगमेंट है बी, एक सेगमेंट सी, और एक पूरे सेगमेंट को मैंने बोल दिया डी। तो मैंने 4 भाग में बांट दिया है, ए बी सी और डी, ये मेरा नॉर्मल क्रोमोसोम है। अब पहला केस अगर मैं कह रहा हूं डिलीशन है, तो हो सकता है मेरा क्रोमोसोम बेचारा ऐसा रह गया हो, यहां पे बी वाला पार्ट है, सी वाला पार्ट है, डी वाला पार्ट है, ए परमानेंटली गायब। अगर यहीं से मुझे डुप्लीकेशन दिखाना हो, तो हो सकता है मेरा ए वाला पार्ट डबल हो गया हो, तो ये कहलाता है डुप्लीकेशन। या तो कुछ गायब हो जाए तो भी दिक्कत, क्योंकि क्रोमोसोम का सेगमेंट जब गायब हो रहा है तो वो अपने साथ बहुत सारी जीन्स को लेके जाता है, तो वहां पे किसी एक जीन पे टारगेट नहीं हुआ, एक सैलाब में, एक लार्ज स्केल में सभी गायब हो गए। तो अगर चीज गायब होती है तो डिलीशन, डबल होती है तो डुप्लीकेशन। थर्ड केस ट्रांसलोकेशन, हो सकता है ट्रांसलोकेशन में ऐसा केस बन गया हो, ये क्रोमोसोम 1 था, मान लेते हैं मेरे पास कोई और दूसरा क्रोमोसोम है, सम क्रोमोसोम 2, ए वाला पोर्शन टूट के यहां आ गया, इस पे मान लेते हैं एफ जी एच के सेगमेंट थे, ई का सेगमेंट यहां आ गया। कोई ये क्रोमोसोम 1 है मेरा, मान लेते हैं कोई क्रोमोसोम 2 था मेरे पास जिसपे सेगमेंट थे ई एफ जी और एच, ये कोई दूसरा क्रोमोसोम है, ए टूट के ई की जगह आ गया, ई टूट के ए की जगह आ गया, तो एक क्रोमोसोम से वो दूसरे क्रोमोसोम पे जा चुका है, ये नॉन होमोलोगस है। अपने लिंकेज ग्रुप को छोड़ के वो दूसरे के लिंकेज ग्रुप में जा चुका है, अपनी माला से टूट के वो दूसरे की माला में जा चुका है, आपस में अदला बदली करके, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इसका लोकस ही ट्रांसफर हो गया, जगह ही बदल गई। और हमने कहा एक लास्ट केस क्या है यहां से, इनवर्जन, चीजें उल्टी पुल्टी हो जाएंगी। अगर सेंट्रोमियर के चारों तरफ हुई ये चीज, तो इस इन्वर्जन को कहा जाता है पेरीसेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। और अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व ना हो, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व ना हो, तो इसे कहा जाएगा पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। डायग्राम से ही देखते हैं, सब क्लियर होगा। इन्वर्ट मतलब उल्टा पुल्टा हो रहा है बस। मैं अगर ऐसा कर दूं ए सी बी
डी। ACBD में जो इन्वर्जन है वो कहां हुआ, इस सेगमेंट में सी और बी के, तो इसमें तो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो गया, ऐसे इन्वर्जन को बोलोगे पेरीसेंट्रिक। और अगर ये उल्टा पुल्टा हुआ लेकिन ऐसे, ए और बी में अल्टा पल्टी हुई है, इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। तो ये है जो कैंसर कॉजिंग चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, डिलीशन से डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, इन सब से अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। डिलीशन में फिर से देख लो, सेगमेंट गायब हो चुका है, यहां डबल हो चुका है। ट्रांसलोकेशन में अपने क्रोमोसोम को छोड़ के पड़ोसी या किसी भी दूसरे क्रोमोसोम पे चला गया है। और इन्वर्जन में उल्टा पुल्टा हो गया, सेंट्रोमियर के चारों तरफ तो पेरीसेंट्रिक, सेंट्रोमियर के बिना हुआ है तो पैरासेंट्रिक। तो दीज आर डिफरेंट एबरेशंस। जो जीनोमैटिक वाला लेवल है, थर्ड लेवल है, वो हम करेंगे बाद में। एक बार क्वेश्चंस देख लो, एनसीईआरटी एक बार खुद रीड करके देखना। मैं एनसीईआरटी रीडिंग नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा जब मैं पूरा म्यूटेशन कराऊंगा। सॉल्व करो पॉज करके, तीन ही क्वेश्चन है बस आज। सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स, कैसे कैसे? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फीमेल के एग में एक्स स्पर्म जा रहा है तो वो बेटी ही बनेगी, और अगर वाई जा रहा है तो वो बेटा बनेगा। एक्स बॉडी ऑफ हेंकिंग कब ऑब्जर्व हुई थी? करेक्ट, हाफ ऑफ द स्पर्म्स ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने कहा था कि हेंकिंग ने डायरेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी, बाद में एग वगैरह देखा गया था। X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या मिलेगा, क्या होना चाहिए? करेक्ट, मेल्स प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट। फीमेल में वाई का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेल में सिंगल टाइप ऑफ गैमीट नहीं है, फीमेल में 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स नहीं है। ठीक है, तो इतना था आपका आज का ये सारा का सारा लेक्चर। ठीक है, वापस से साफ साफ पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, दिमाग में रखना। और हम नेक्स्ट क्लास में एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी पढ़ेंगे। ठीक, एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी पढ़ने के बाद, उसको अच्छे से समझने के बाद, फिर हम शिफ्ट कर जाएंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पे। ठीक है, टिल देन बिल्कुल निराश नहीं होना है। मुश्किल है, ये याद रखना, कोई भी चीज मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। बाकी कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो। मेहनत बढ़ानी है, बढ़ाओ। टारगेट अचीव करना है, कैसे भी करना है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन निराश नहीं होना, हमेशा कंसिस्टेंटली काम करना है, टाइम टेबल को डिसिप्लिन से फॉलो करना है। उसमें जो खेल कूद का रिलैक्स करने का टाइम, उसमें सिर्फ खेल कूद और रिलैक्स करना है, पढ़ाई के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है, टिल देन साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।